नमस्कार, मैं जसकर्ण। दोस्तों, अपनों ने आरपीएससी द्वारा आयोजित किए गए जितने भी पेपर है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का, चाहे थर्ड ग्रेड का, चाहे वो फोर्थ ग्रेड का हो, तो अपनों ने एक कड़ी शुरू की थी जिसमें अपने आरपीएससी के जो प्रीवियस जो प्रश्न पत्र है उनको अपने हल करना शुरू कर रहे हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से क्या है, जो इन एग्जामों में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं एग्जामों में से जो प्रश्न है बार बार रिपीट होते हैं। तो उसी कड़ी में आज अपने स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन विषय इतिहास यानी हिस्ट्री का एग्जाम सन 2024 का एग्जाम है जो 18/11/2024 को हुआ था। किसी सब्जेक्ट का जब एग्जाम होता है उसमें 150 प्रश्न आते हैं और इन 150 प्रश्नों में से अपनों ने लगभग 75 प्रश्न कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में अपने करेंगे आगे के प्रश्न। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनों ने जो कल की क्लास लगाई थी उस क्लास में अपनों ने एक प्रश्न छोड़ा था, 75 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था। तो दोस्तों, ये प्रश्न था, फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर 2 वर्जीनिया, ऑप्शन नंबर 3 न्यू जर्सी, ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जॉर्जिया। आप लोगों ने कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जॉर्जिया है। दोस्तों, आपको कोई भी प्रश्न दिया जाता है तो उसका आप कमेंट जरूर करें ताकि वो प्रश्न आपके अच्छे प्रकार से क्या है याद हो जाए। आज का 76 नंबर प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार कीजिए। विभिन्न फ्रांसीसी घटनाएं हैं, विभिन्न फ्रांसीसी क्रांतियां हैं, इनको अपनों ने काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो नंबर 1 ऑप्शन है नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा, नंबर 2 पे नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, नंबर 3 पे आतंक का राज, नंबर 4 पे डायरेक्टरी का शासन। दोस्तों, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, सही कोड का चयन करना है अपने को। इनमें से पहला ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर 2 है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 है 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4 है 2 1 4 3। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। ये जो क्रम दिया है विभिन्न घटनाओं का, ये काल क्रमानुसारी है। दोस्तों, जो नेशनल असेंबली के गठन की जो घोषणा है वो 17 जून 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 17 जून 1789 को हुई थी। 17 जून 1789 को नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा हुई थी। फिर बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन की स्थापना। तो नेशनल कन्वेंशन की स्थापना 21 सितंबर 1792 में हुई थी। 21 सितंबर 1792 में। फिर हमने बात करते हैं आतंक का राज, तो ये राज 5 सितंबर 1793 को आया था। 5 सितंबर 1793 को। तो आतंक का जो राज है 5 सितंबर 1793 को आया और 28 जुलाई 1794 तक रहा था। फिर हमने बात करते हैं डायरेक्टरी का शासन। तो डायरेक्टरी का शासन अक्टूबर 1795 में आया था। अक्टूबर 1795 में। तो आतंक का राज 5 सितंबर 1793 से लेकर 28 जुलाई 1794 तक रहा था। डायरेक्टरी का शासन जो है वो अक्टूबर 1795 से लेकर नवंबर 1799 तक रहा था। तो दोस्तों, ये सभी जो घटनाएं हैं काल क्रमानुसारी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 2 3 और 4। प्रश्न नंबर 77, किस युद्ध में परास्त होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी? दोस्तों, टिलसिट की संधि, अगर अपने इस प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है टिलसिट की संधि। टिलसिट की संधि। तो दोस्तों, इसे टिलसिट की संधि भी कहते हैं और टिलसिट की संधि भी कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेडलैंड का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 जेंडा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 ओवरस्टेट का युद्ध, ऑप्शन नंबर 4 ट्राफलगर का युद्ध। तो किस युद्ध में परास्त होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फ्रेडलैंड का जो युद्ध है, इस युद्ध में जब रूस हार जाता है तो उसे नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ती है। दोस्तों, ये टिलसिट की जो संधि है ये फ्रांस के सम्राट नेपोलियन व रूस के जो सम्राट है अलेक्जेंडर के मध्य हुई थी। दोस्तों, जो रूस के सम्राट थे उन्हें जार कहा जाता था, जार। तो रूस के जार अलेक्जेंडर व फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के मध्य टिलसिट की संधि हुई थी, जिसे टिलसिट की संधि भी कहते हैं। ये फ्रेडलैंड का जो युद्ध हुआ था, इसमें रूस जब हार जाता है
तब फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के साथ रूस के जार अलेक्जेंडर संधि करते हैं, जिसे टिलसिट की संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, प्रश्न नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इस तरफ दे रखे हैं वाणिज्यवादी और इस तरफ दे रखे हैं देश। इस तरफ है वाणिज्यवादी विचारधारा और इस तरफ है देश। जो मॉन्टेकर्टिन जो वाणिज्यवादी विचारधारा है, ये फ्रांस से संबंधित थी या नहीं? बी नंबर ऑप्शन पे है एंटोनिया सिटा वाणिज्यवादी विचारधारा स्पेन से संबंधित है या नहीं? और सी नंबर है चार्ल्स डेवनाट वाणिज्यवादी विचारधारा इंग्लैंड से संबंधित है या नहीं? ये अपने को बताना है। तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है, ये अपने को नीचे ऑप्शन में से चेक करना है। एक नंबर ऑप्शन है केवल ए सही है, दो नंबर ऑप्शन है ए और बी सही है, तीन नंबर ऑप्शन है ए और सी सही है, चार नंबर ऑप्शन है ए बी और सी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ए और सी सही है। मॉन्टेकर्टिन जो वाणिज्यवादी विचारधारा है वो फ्रांस देश से संबंधित थी और सी नंबर जो चार्ल्स डेवनाट वाणिज्यवादी विचारधारा है वो इंग्लैंड से संबंधित थी। दोस्तों वाणिज्यवादी विचारधारा एक आर्थिक विचारधारा है जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसके होने वाली कमाई से संबंधित है। वाणिज्यवादी विचारधारा एक आर्थिक विचारधारा है जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसकी जो होने वाली कमाई है उससे संबंधित होती है ये विचारधारा। तो मॉन्टेकर्टिन जो विचारधारा है वो फ्रांस से संबंधित है, चार्ल्स डेवनाट जो विचारधारा है वो इंग्लैंड से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही है, ए और सी। प्रश्न नंबर 79 इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना? इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना? ऑप्शन नंबर 1 है नेपल्स, ऑप्शन नंबर 2 सिसिली, ऑप्शन नंबर 3 सार्डिनिया पिडमोंट, ऑप्शन नंबर 4 लोम्बार्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है सार्डिनिया पिडमोंट। प्रश्न नंबर 80 दोस्तों, प्रश्न नंबर 80 है, किस समझौते ने प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया? किस समझौते अथवा संधि ने प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया था? ऑप्शन नंबर 1 कोलंबियस का समझौता, ऑप्शन नंबर 2 प्राग की संधि, ऑप्शन नंबर 3 गेस्टाइन का समझौता, ऑप्शन नंबर 4 विला फ्रैंका की विराम संधि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है गेस्टाइन का समझौता, जिसे गेस्टाइन का समझौता कहते हैं अथवा गेस्टिन का समझौता भी कहते हैं। तो गेस्टिन का समझौता या संधि के तहत ही प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न नंबर 81 बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1 यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटेनिग्रो, ऑप्शन नंबर 2 यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और मेसिडोनिया, ऑप्शन नंबर 3 यूनान, रोमानिया, मेसिडोनिया और अल्बानिया, ऑप्शन नंबर 4 यूनान, रोमानिया, बोस्निया और अल्बानिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटेनिग्रो। बाल्कन प्रायद्वीप के ये 4 राज्य हैं यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटेनिग्रो, जिन्होंने बाल्कन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 82 प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी? ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, इटली, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और सर्बिया। दोस्तों आप कमेंट में बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध में 2 शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ था। एक केंद्रीय शक्ति जिसे दूरी शक्ति भी कहते हैं और दूसरी थी मित्र शक्ति। एक तो थी दूरी शक्ति और एक थी मित्र शक्ति। इन दोनों के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो जो केंद्रीय शक्ति थी इसमें निम्न देश सम्मिलित थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और टर्की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है टर्की यानी तुर्क साम्राज्य। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की ये केंद्रीय शक्तियां थी प्रथम विश्व युद्ध में, जिसे WW फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड वॉर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 83 निम्न में से कौन सी विशेषता फासीवाद के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर, ऑप्शन नंबर 2 जनतंत्र का समर्थन, ऑप्शन नंबर 3 सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की वकालत, ऑप्शन नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग में विश्वास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की वकालत।
प्रश्न नंबर 84, उन 4 देशों को चिन्हित कीजिए जिनके प्रतिनिधियों ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। म्यूनिख समझौता, दोस्तों म्यूनिख समझौता 30 सितंबर 1938 को हुआ था। 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौता हुआ था। म्यूनिख समझौता म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस। ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी, इटली, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। इन 4 देशों ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस, ये वे 4 देश हैं जिन्होंने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 85, दोस्तों प्रश्न नंबर 85 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 16 अप्रैल 1945। ऑप्शन नंबर 2 25 अप्रैल 1945। ऑप्शन नंबर 3 2 मई 1945। ऑप्शन नंबर 4 7 मई 1945। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 2 मई 1945। 2 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रश्न नंबर 86, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1772 में। ऑप्शन नंबर 2 1773 में। ऑप्शन नंबर 3 1775 में। ऑप्शन नंबर 4 1776 में। दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशंस जो एडम स्मिथ की पुस्तक है, ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 87, चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 87 है, चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है नाडु, मंडलम, कुररम। ऑप्शन नंबर 3 मंडलम, नाडु, कुररम। ऑप्शन नंबर 3 कुररम, नाडु, मंडलम। ऑप्शन नंबर 4 कुररम, मंडलम, नाडु। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, कुररम, नाडु, मंडलम। दोस्तों चोलों की जो प्रशासनिक इकाइयां थी उनका जो सही अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम वो इस प्रकार है। अवरोही क्रम में सबसे पहले आएगी मंडलम, मंडलम प्रशासनिक इकाई, और उसके बाद आएगी वलनाड्स, वलनाड्स, और उसके बाद आएगी नांडू, नांडू या नाडसू, नांडू या नाडसू, और उसके बाद आएगी कुररम, कुररम। ये चालू जो वंश है, चालुक्य वंश है, उसकी प्रशासनिक इकाइयों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम होता है बढ़ते से घटते की ओर, अवरोही क्रम होता है उच्च से निम्न की ओर। तो जो मंडलम है वो सबसे उच्च इकाई थी, प्रशासनिक इकाई थी चालुक्य वंश में, और जो कुररम है सबसे निम्नतम एक प्रशासनिक इकाई थी चालुक्य वंश में। दोस्तों मंडलम जो है वो प्रांत को कहा जाता था, प्रांत को मंडलम कहा जाता था, और प्रांत जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र में विभक्त होते थे, कमिश्नरी क्षेत्र में। तो कमिश्नरी क्षेत्र को कहा जाता था वलनाड्स। जो कमिश्नरी क्षेत्र है वो जिलों में विभक्त होते थे, जिन्हें कहा जाता था नाडू या नाडसू। जो जिले हैं वो कुररम में विभक्त होते थे, जिन्हें कहा जाता था गांव, गांव या गांवों के समूह है। तो मंडलम तो प्रांत कहलाते हैं, प्रांत को मंडलम कहते थे चालुक्य वंश में, और कमिश्नरी क्षेत्र को वलनाड्स कहते थे, जिलों को नाडसू कहते थे अथवा नाडू कहते थे, जबकि गांवों को कुररम कहते थे। तो इस प्रकार चोलों की जो निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का जो सही आरोही क्रम है वो हो जाएगा कुररम, नाडू अथवा नाडसू, फिर वलनाड्स, फिर मंडलम। तो चालुक्य वंश अथवा चोलों की जो प्रशासनिक इकाइयों का जो सही आरोही क्रम है वो ऑप्शन नंबर 3 है। कुररम जो है प्रशासनिक इकाइयों का सबसे निम्न स्तर है कुररम, और मंडलम प्रशासनिक इकाइयों का सबसे उच्चतम स्तर है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। प्रश्न करते हैं अपने 87 नंबर प्रश्न कर लिए आज अपनों ने। तो कल अगली क्लास में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।